सदिश विश्लेषण में एक टॉपिक बच गया था, त्रिविमीय सदिश और उनका वियोजन। द्विविमीय सदिश का हम देखे थे वियोजन, समकोणिक वियोजन हम लोगों ने किया था। अब त्रिविमीय सदिश और उनका वियोजन देखते हैं। 3 डायमेंशियल वेक्टर्स एंड देयर रिजोल्यूशंस, ठीक है ना। द्विविमीय गति है, वैसा ही है त्रिविमीय गति भी। आकाश में स्थित किसी भी सदिश को द्विविमीय गति कहते हैं। आकाश में स्थित किसी भी सदिश को त्रिविमीय सदिश कहते हैं, ठीक है। जैसे आकाश में उड़ती हुई चिड़िया और वायुयान के स्थिति सदिश त्रिविमीय सदिश होंगे, ठीक है। यदि उड़ती हुई चिड़िया का जो है हम लोग स्थिति देखें, वायुयान की स्थिति देखें, ये कैसा कहलाएगा? त्रिविमीय सदिश कहलाएगा, ठीक है ना। त्रिविमीय वियोजन देखते हैं तो त्रिविमीय सदिश को 3 परस्पर लंबवत सदिशों में विभाजित करने की क्रिया को त्रिविमीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। द्विविमीय में भी हम लोग क्या करते थे, इस प्रकार से 2 लंबवत घटकों में, एक सदिश है वेक्टर ए, उसको 2 लंबवत घटों में ax और ay में हम वियोजित करते थे, ठीक है ना। वैसे ही त्रिविमीय सदिशों को 3 लंबवत घटकों में क्या करना है? वियोजित करना है, ठीक है। हमारे पास एक सदिश है वेक्टर ए, उसको मैंने 3 घटकों एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के लंबवत जो है 3 घटकों में वियोजित किया है। माना वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ पी एक त्रिविमीय सदिश है जिसका त्रिविमीय वियोजन करना है। तीनों अक्षों के सापेक्ष हमने वियोजन कर दिया। ये हो गया ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ठीक है ना। क्रमशः जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा में सदिश वेक्टर ए के घटक हैं। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए कैसे लिख सकते हैं? हम सभी को पता है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड लिख सकते हैं। परिणामी कैसे निकालते हैं? अब तो हम परिणामी निकालना भी सीख गए हैं, ठीक है ना। जब द्विविमीय सदिश होता था तो कैसे लिखते थे? वी एक्स प्लस वी वाई। और परिणामी कैसे निकालते थे? v इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। तो एक चीज़ और जुड़ जाएगा इसमें, ए जेड स्क्वेयर, ठीक है, जेड एक्सिस वाला। ये मापांक है ना, मॉड वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है। जहाँ वेक्टर नहीं लगा है मतलब समझ जाइए कि वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? मापांक को, ठीक है, मॉडुलस को व्यक्त कर रहा है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में यदि यूनिट वेक्टर आई केप, जे केप और के केप हों तो हम ए एक्स को लिखेंगे आई केप ए एक्स, वेक्टर ए वाई को लिखेंगे जे केप ए वाई और ए जेड को लिखेंगे के कैप ए जेड, ठीक है। सदिश रूप में भी हमको लिखना आ गया है, ठीक है ना। आई केप, जे केप और के केप के रूप में भी लिख लेते हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा। यदि मैं इसका एकक सदिश निकालूं, ठीक है, यूनिट वेक्टर, तब क्या आएगा? तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के अपॉन रूट ओवर मॉड ए का मान रखिए रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है ना। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है एकक सदिश निकालिए, तो ये न्यूमेरिकल के लिए ये जो टर्म है वो काम आएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान था ये। समतल में द्विविमीय गति हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, परंतु उसको जो है सदिश रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं वो हमको देखना है, ठीक है ना। तो द्विविमीय गति क्या होता है? 2 डायमेंशियल मोशन इन अ प्लेन। क्या होता है सभी को पता है, जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उसकी इस गति को द्विविमीय गति या समतलीय गति कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें स्थिति सदिश को किस रूप में दर्शाएंगे, ठीक है ना। द्विविमीय है मतलब 2 दिशाओं में हमको मिलेगा, ठीक है ना। माना किसी क्षण बिंदु P, किसी क्षण गतिशील वस्तु बिंदु P के निर्देशांक, कोई भी गतिशील वस्तु है उसका बिंदु P पर निर्देशांक क्या है? x और y। x अक्ष से दूरी देखेंगे और y अक्ष से दूरी देखेंगे, ठीक है ना। द्विविमीय है मतलब 2 तरीके से हमको दूरी मिलेगी, ठीक है। तब P का स्थिति सदिश हम कैसे दर्शाएंगे? भाई एक विमीय रहता है तो जो दूरी आया एक दिशा में
ये O है, ये X है, ये बिंदु P है, तो O से P तक की दूरी को ही हम क्या कहेंगे, उसकी एग्जैक्ट दूरी या स्थिति कहेंगे, ठीक है ना। परंतु द्विविमीय आ गया, मतलब दो दूरी है, एक्स अक्ष से दूरी देखेंगे और वाई अक्ष से दूरी देखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे सदिश रूप में। तो आई केप और जे केप लगा दीजिए, ठीक है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, ठीक है। इजी है, बस हमको साथ में आई केप और जे केप जो है जोड़ते जाना है, ठीक है। मापांक निकालना सभी को आ गया है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। वेग कैसा होगा, स्थिति सदिश हम लोगों ने देख लिया। तो यदि किसी क्षण वस्तु का वेग वेक्टर v हो तथा x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश उसके घटक क्या हो, vx और vy हो, तो वेक्टर vx और वेक्टर vy। तो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर vx प्लस वेक्टर vy। सदिश रूप में यदि दर्शाना चाहें आई केप और जे केप के रूप में, तो vx आई केप प्लस vy जे केप, ठीक है। और यदि हम इस रूप में परिमाण निकालना चाहे तो मॉड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू v के रूप में लिख दिया मैंने, रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। बहुत ही आसान है ये। त्वरण सदिश, यदि किसी क्षण वस्तु का त्वरण वेक्टर a है तथा x अक्ष और y अक्ष, बस घटकों में उसको वियोजित कर दीजिए और उसके परिणामी के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के परिणामी निकाल सकते हैं हम, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, एक समान द्विविमीय गति, एक समान वेग हम लोगों ने एक विमीय गति के लिए देखा था। एक समान वेग, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं, ठीक है ना। और ये सरल रेखा के लिए पढ़ा था हम लोगों ने। अब द्विविमीय गति, सरल रेखा में गति कर रही है कोई वस्तु, मतलब एक विमीय गति। अब द्विविमीय गति के लिए देखना है, तो जब समान समय अंतरालों में किसी वस्तु का विस्थापन समान होता है तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। परिभाषा एज इट इज़ रहेगी, द्विविमीय गति हो चाहे त्रिविमीय गति हो, समान समय अंतराल में इसमें भी क्या होगा, विस्थापन समान होगा, परंतु इसमें जो दूरियां हैं या वेग है उनके दो मान हमको मिलेंगे, ठीक है ना। प्रति एकांक समय अंतराल में वस्तु के विस्थापन सदिश को उसका एक समान वेग कहते हैं, ठीक है। एक और अन्य परिभाषा है ये, एक समान वेग। ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है, विस्थापन सदिश बटे समय अंतराल, ठीक है। तो विस्थापन हम मान लो समय t इज इक्वल टू 0 पर तथा t इज इक्वल टू t पर वस्तु की स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर r ऑफ 0 और वेक्टर r ऑफ t है, ठीक है। कोई वस्तु है जो t इज इक्वल टू 0 पर, उसका स्थिति सदिश वेक्टर r ऑफ 0 इस पॉइंट पर, ठीक है। और किसी क्षण कैपिटल T पर जो वस्तु की स्थिति सदिश है, मूल बिंदु के सापेक्ष देखते हैं ना किसी वस्तु की स्थिति, तो ये वेक्टर r ऑफ 0 और दूसरे स्थिति में क्या हो गया, वहाँ बिंदु Q पर पहुँच गया, पर उसकी स्थिति कहाँ देखेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। पहले पॉइंट P पर था, फिर Q में पहुँच गया, ठीक है। तो इसके स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष देखेंगे तो r ऑफ t निकालेंगे, ठीक है। अब वस्तु का वेग बराबर स्थिति में परिवर्तन बटे समय अंतराल या विस्थापन, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यही होता है, ठीक है। लिख दिए बटे समय अंतराल, मल्टीप्लाई कर दिए, r ऑफ t का वैल्यू निकालो, तो ये पक्षांतर कर दिए, समीकरण 1 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पक्षांतर करने आता है सभी को, ठीक है। एक समान वेग होने के कारण वेक्टर v एक नियत सदिश होगा। एक समान वेग है, वेग सभी पर एक समान है, मतलब नियत है बोल सकते हैं। अब वेक्टर r ऑफ t को और वेक्टर r ऑफ 0 को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ उसके घटकों में वियोजित कर रही हूँ। तो x ऑफ t i के प्लस y ऑफ t j के, x ऑफ 0 i के प्लस y ऑफ 0 j के, ठीक, ये इनके घटकों में वियोजित हो गया। वेग को भी उनके x अक्ष और y अक्ष के घटकों में वियोजित किए, तो वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के हो गया ये, ठीक है ना। इसमें समय क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि ये नियत है ना, ध्यान रखेंगे।
इसमें समय के सापेक्ष t इज इक्वल टू 0 में भी वेग इस प्रकार से है और t पर भी इसी प्रकार से वेग है, नियत है भाई, इसलिए इस प्रकार से वियोजित होगा। इस प्रकार से समय t और 0 में परिवर्तन नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। तो r ऑफ t की वैल्यू पुट कर दिए, वेक्टर आर ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर दिए, वेक्टर v की वैल्यू पुट कर दिए। जितना भी i केप वाले टर्म हैं उनको मैंने एक साथ और j केप वाले टर्म हैं उनको एक साथ लिख लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई केप व जे केप के गुणांकों की तुलना करने पर x ऑफ t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x ऑफ 0 प्लस वी एक्स इंटू टी आई केप, y ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ 0 प्लस वी वाई इंटू टी, ठीक है। ये दोनों समीकरण जो है एक x अक्ष की दिशा में और एक y अक्ष की दिशा में जो है एक समान गति को प्रदर्शित कर रहा है, उसी को लिख दिया हमने, ठीक है। तो द्विविमीय एक समान गति दो समकोणिक एक विमीय गतियों का परिणामी होता है, ठीक है ना। जो द्विविमीय गति होता है वो देखो इन दोनों का परिणामी है, दोनों का योग से मिला था ना हमको, ये देखिए x अक्ष में और y अक्ष में, ठीक है। समकोणिक एक विमीय गतियों का परिणामी होता है, ठीक है। अब यदि समीकरण 3 से मैं t का मान निकाल लूँ, समीकरण 3 क्या है, ये है हमारे पास। t का मान कैसे निकालेंगे, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसको डिवाइड में ला दीजिए, आ गया t का वैल्यू हम समीकरण 4 में रख देंगे, तो यहाँ t का वैल्यू रख दिए, तो आ गया हमारे पास y ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ 0 प्लस, इस प्रकार से हमको वी वाई अपॉन वी एक्स एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ 0 मिल गया, ठीक है ना। वी वाई के बटे में मैंने वी एक्स लिख दिया, ठीक है, और t की वैल्यू पुट कर दी, तो इस प्रकार से हमको समीकरण मिल गया। ये समीकरण कुछ सरल रेखा के समीकरण की भांति नज़र आ रहा है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एम, ये एम एक्स होगा, ये m का काम करेगा, ये x का टर्म है और ये प्लस c, ठीक है ना। तो द्विविमीय गति में यदि हमको समीकरण सरल रेखा का मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो कैसा गति करेगी, सरल रेखा में गति करती है। द्विविमीय गति में एक समान वेग से, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु जो है, वस्तु का मार्ग एक सरल रेखा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको।